सीडीपी की क्लास में मैं एक बार पुनः सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली क्लास में भाषा विकास के संदर्भ में जाना था कि भाषा विकास क्या है, भाषा किस पक्ष से संबंधित है, भाषा का सामाजिक पहलू क्या है और शैशवावस्था में भाषा विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में भाषा विकास कैसे होता है और किशोरावस्था में भाषा विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जाना था भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चूंकि हम लोग विकास में अभी तक पढ़े हैं कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, फिर हम लोगों ने पढ़ा विकास के सिद्धांत क्या हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा भाषा विकास क्या है। अब और भी एक पक्ष है भाषा का जो इम्पॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे और उसको हम लोग कहते हैं संवेगात्मक विकास। ठीक है, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है संवेगात्मक विकास। देखिए, संवेगात्मक विकास बहुत जरूरी है। आज आप लोग जान रहे हैं कि एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और सिडनी एल्प्रेसी हो चाहे स्किनर हो, उन्होंने शिक्षण मशीन का निर्माण किया। मशीन के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी मशीन जो है शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती। मशीन जो है शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती, क्योंकि मशीन में क्या है, इसमें इमोशन का अभाव है। और आप जानते हैं इमोशन हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, जबकि जो है जब शिक्षक पढ़ाता है तो उसके अंदर इमोशन होते हैं, उसके अंदर एक मानवता की भावना होती है जो अपने छात्रों को भी कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करता है और छात्र उसके इमोशंस से भी बहुत कुछ सीखते हैं। इमोशन जो होता है वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, और इमोशनल डेवलपमेंट जिसका बेहतर होता है वो समाज में अच्छी तरह सर्वाइव कर जाता है, उसकी पर्सनालिटी में निखार आता है। तो हमें अपने बच्चों को किस प्रकार संवेगात्मक रूप से परिपक्व करना चाहिए, जानना भी एज ए टीचर बहुत आवश्यक, इसलिए आपके सिलेबस में संवेगात्मक विकास को भी रखा गया है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे संवेगात्मक विकास में कि संवेग होते क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, संवेग की परिभाषा। ठीक है, पहले तो हम छोटी सी हेडिंग लाएंगे, संवेग। संवेग को इमोशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशन। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें कि संवेगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो संवेग को इंग्लिश में कहा जाता है इमोशन। और जो इमोशन है, लैटिन भाषा का एक शब्द है इमोवेयर। क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है इमोवेयर। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? इमोवेयर। अब इमोवेयर का अर्थ क्या है? क्योंकि लैटिन भाषा का शब्द इमोवेयर है और लैटिन भाषा में कुछ उसका अर्थ अवश्य होगा। इमोवेयर का मतलब होता है टू एक्साइट। टू एक्साइट अर्थात अगर हम शाब्दिक व्याख्या करें, शाब्दिक अर्थ जो निकल के आया, उत्तेजित होना। अर्थात संवेग क्या है? उत्तेजित अवस्था है। क्या है? इसमें व्यक्ति सामान्य नहीं रहता, बल्कि क्या है, उत्तेजना उसके अंदर पाई जाती है।
और यह उत्तेजना सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। अब इसी के आधार पर वुडवर्थ ने क्या कहा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। उत्तेजित अवस्था ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, अर्थात इससे पता चलता है कि संवेगात्मक स्थिति में जो व्यक्ति है वह सामान्य अवस्था में नहीं रह पाता। जैसे किसी के अंदर क्रोध उमड़ आया, क्रोध का भाव पैदा होता है, तो आप देखते हैं उसके अंदर परिवर्तन होते हैं और उसका जो बिहेवियर होता है वो सामान्य स्थिति की तुलना में कुछ अलग हो जाता है। जब कोई बहुत खुश हो जाता है तो आप देखते हैं सामान्य स्थिति से उसका बिहेवियर काफी कुछ अलग हो जाता है। तो संवेग क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। ठीक है, ये डिफिनीशन पूछी गई है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं क्रो एंड क्रो। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि संवेगात्मक और सामाजिक विकास, संवेगात्मक और सामाजिक विकास एक साथ चलते हैं। सामाजिक विकास एक साथ चलते हैं। ये क्रो एंड क्रो का कथन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगर इमोशन को हम देखें तो एक दृष्टि से, और अगर हम इसको शब्दों में ब्रेक कर दें तो ई प्लस मोशन, ई का मतलब होता है इन और मोशन का मतलब होता है मूवमेंट या मूव। तो यहां पर अंदर से बाहर की ओर गति होना, अंदर से बाहर की ओर गति। इसका क्या मतलब है, अंदर से बाहर की ओर गति, अर्थात जो आपके अंदर जो भाव उमड़ रहे थे आपने उसको बाहर निकाल दिया। हम कह सकते हैं भावों का प्रकाशन, और ये क्या है, बाहर की तरफ है, इसलिए भावों का बाह्य प्रकाशन क्या है, वह आपका संवेग है। ठीक है, तो एक अर्थ ये भी निकल के आता है। जो आपके भाव हैं आपके बिहेवियर के रूप में व्यक्त होंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, उसी को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो एक अर्थ संवेग का इस तरह भी निकाला जाता है, अंदर से बाहर की ओर गति होना। तात्पर्य क्या है कि जो अंदर से आपके भाव थे उसका बाहरी रूप से आप व्यवहार के रूप में उसको व्यक्त कर रहे हैं। अब हम लोग को अगर समझना है कि संवेग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, संवेगों की प्रकृति क्या है, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि संवेग क्या है, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे संवेगों की प्रकृति। या हम संवेगों की विशेषताएं भी इसको कह सकते हैं। पहला क्या है, अगर पहली प्रकृति हम देखेंगे, जो संवेग होते हैं वो सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, सार्वभौमिक प्रकृति।
अर्थात यूनिवर्सल इन नेचर। इसका तात्पर्य क्या है? अर्थात जो संवेग होते हैं वह सभी में पाए जाएंगे। क्या है? सभी में, जितने भी मानव हैं सभी में संवेग पाए जाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसके अंदर संवेग न पाए। संवेगों का विकास अपने अपने तरीके से हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का संवेगात्मक विकास एक जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन यह तय है कि संवेग जो होते हैं सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात संवेग सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। अगला है, इनकी जो अभिव्यक्ति होती है, भाई जो चीज आपके अंदर है तो आप उसका क्या है? प्रदर्शन भी करेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे। संवेगों की अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी, अर्थात इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाएगा। ठीक है, संवेग सभी में पाए जाएंगे, लेकिन संवेगों की अभिव्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाएगा। अर्थात अब हम बात करते हैं, अगर कोई क्रोध करता है तो सबके क्रोध करने के तरीके एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ क्रोधवश क्या है? गाली देने लगेंगे, कुछ क्रोधित होंगे दांत पीसने लगेंगे, मारने लगेंगे, कुछ लोग क्रोधित होंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, गुस्सा अंदर ही अंदर करते रहेंगे और वहां से चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि क्रोध भी सभी को आ रहा है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति क्या है? अलग अलग तरीके से होती है। कुछ लोग क्या है? गुस्सा लगी हुई हैं, उन्होंने अपना सर लड़ा दिया या अपना मोबाइल ही फेंक दिया, अपने ही उन्होंने नुकसान कर दिया। तो ये क्या है? अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो पहला पॉइंट था संवेग सार्वभौमिक प्रकृति का होता है, और दूसरा था संवेगों की अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। संवेग जो होते हैं वो अस्थायी प्रकृति के होते हैं। इनकी प्रकृति क्या होती है? अस्थायी होती है। अर्थात क्रोध आपके अंदर आया, आपके अंदर खुशी की लहर आई, लेकिन कुछ समय के बाद क्या है? आप क्या हो जाते हैं? कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे? सामान्य हो जाएंगे। अब यह समय व्यक्तियों के स्वभाव पर डिपेंड करता है। कोई कुछ मिनटों में, कोई कुछ घंटों में, कोई कुछ दिनों में, कोई कुछ महीनों में, कोई कुछ वर्षों में। कुछ समय बाद क्या होता है? व्यक्ति सामान्य हो जाता है। अगला है कि जब संवेग उत्पन्न होते हैं, यानी कि जब व्यक्ति संवेगात्मक स्थिति में रहता है तो वह क्या होता है? वह असामान्य हो जाता है। जब संवेग खत्म हो जाएगा तब आप सामान्य महसूस करेंगे, लेकिन जब संवेगात्मक स्थिति आपके अंदर आएगी तो आप क्या हो जाएंगे? असामान्य हो जाएंगे। आपका बिहेवियर क्या हो जाएगा? असामान्य हो जाएगा। संवेगात्मक स्थिति में व्यक्ति असामान्य होता है, या हम कह सकते हैं सामान्य नहीं रह पाता। क्या नहीं रह पाता? सामान्य नहीं रह पाता। एक ये भी पॉइंट है कि संवेग क्या है? अस्थायी प्रकृति के हैं। कुछ समय बाद व्यक्ति सामान्य हो जाएगा, लेकिन जब तक वो संवेगात्मक स्थिति में रहेगा वह असामान्य ही रहेगा, अर्थात वो सामान्य नहीं रह पाएगा। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। संवेगों का जो है
शोधन भी संभव है। जो संवेगों का है उनका शोधन भी किया जा सकता है। शोधन क्या है? मतलब हम कह सकते हैं संवेग को सकारात्मक दिशा देना ही क्या है? शोधन। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो भाई क्रोध तो आएगा ही। अब वो उसने क्या कर लिया, कोई दूसरा तरीका अपनाया कि जब हम क्रोध हमारे पास आएगा तो हम 20 तक की गिनती करेंगे। आपने मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखा होगा। बोमन ईरानी को जब गुस्सा आता है तो लाफिंग करता है, तो वो भी क्या है, प्रकार का शोधन करने का भी वो प्रयास वहां पर करता था। अर्थात वो जानता है कि हमारे गुस्सा आएगी तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, उल्टा सीधा हो भी जाता है। संवेगात्मक स्थिति में व्यक्ति अपना नुकसान भी कर देता है। तो यहाँ पर शोधन भी इसका संभव है, यानी कि संवेग को सकारात्मक दिशा देना। जब उसको क्रोध आता था तो लाफिंग करता था, हंसता था, कुछ समय बाद क्या होता था कि उसका क्रोध है ऑटोमेटिक कम हो जाता था। इसी तरह अगर क्रोध आ रहा है तो आप लेखन के माध्यम से आप वीर रस की कविता भी लिख सकते हैं। ठीक है। आपके अंदर प्रेम भावना बहुत ज्यादा जागृत हो रही है तो आप श्रृंगार रस की रचनाएं भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, शोधन भी संभव है। ठीक है। तो संवेगों का शोधन भी संभव है। और संवेग क्या होते हैं? हस्तांतरणीय होते हैं। अर्थात संवेगों को स्थानांतरित भी किया जा सकता है। कभी कभी हम लोग जानबूझ के करते हैं, कभी कभी ये स्वतः हो जाता है। पता चला कि संवेग किसी के अंदर थे और व्यक्ति इतना डिस्टर्ब हुआ कि उसके कारण दूसरा भी डिस्टर्ब हो गया, अपने संवेगों का हस्तांतरण उसने दूसरे पर कर दिया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। पता चला कि व्यक्ति के ऑफिस लौटने का समय था और उसके बॉस ने उसको बुलाया और कहा कि ऐसा है, तुम इतने दिनों से फाइल दबाए पड़े हुए हो, इसकी प्रगति क्या है? फाइल वाइल पलटी। कहा कल तक अगर काम पूरा नहीं हुआ तुम्हारा तो सोच लो, तुम्हारी नौकरी की ऐसी तैसी कर देंगे। और उसको 2-4 अशब्द भी उसने कह दिया। उसको उसने क्या किया, 2-4 अशब्द भी उसने कह डाले। अब वो डिस्टर्ब है, अंदर ही अंदर क्या है, क्रोधित है, लेकिन बॉस को कहने का मतलब है नौकरी से हाथ धो पड़ना। अब वो घर पे गया है, अब उसके दिमाग में चल रहा था। तभी उसकी पत्नी कह रही, हाँ तो तुम बड़ा लेट कर दिए हैं, क्या हो गया था? अब वो गुस्सा में था और क्या है, जैसे ही पत्नी बोली उसकी और उसने क्या है, उससे लड़ना भिड़ना चालू कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका मूड खराब था और उसके संवेग का हस्तांतरण कहां पे हो गया, घर पे पहुंचने पर पत्नी की तरफ हो गया। तो ऐसा अमूमन हम सामान्य घटनाओं में भी देखते हैं कि संवेगों का क्या होता है, हस्तांतरण भी किया जाता है। एक संवेग किसी के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो दूसरे को भी डिस्टर्ब कर देता है। यही है संवेगों का हस्तांतरण। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, अभी आगे और भी पॉइंट हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कितने पॉइंट हुए थे? 6। अगला 7वां पॉइंट हम लोग लिखते हैं। संवेगों का दमन भी किया जा सकता है। संवेगों का दमन किया जा सकता है। दमन मतलब कोई भी संवेग आपके अंदर जागृत हुआ और आपने उसको प्रकट नहीं होने दिया,
लेकिन बार बार अगर आपने इसको दमन किया, बार बार अगर आप इसको दमन करेंगे तो आपके अंदर भावात्मक ग्रंथि का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भावात्मक ग्रंथि का निर्माण होने लगेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है किस अवस्था में बालक संवेगों का दमन करना सीख जाता है? तो यह अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था। ठीक है, क्या कहलाएगी? बाल्यावस्था में प्रायः देखा जाता है। दमन किया जा सकता है लेकिन एक स्तर तक की। दमन कैसे किया जाता है? एक स्तर तक की ही आप दमन कर सकते हैं। बार बार अगर आप दमन करेंगे तो आपके दमन करने से वो दमित नहीं होगा, बल्कि एक दिन वो विस्फोट के रूप में जागृत हो जाएगा। ठीक है, तो संवेगों का दमन किया जा सकता है लेकिन बार बार दमन करने से भावात्मक ग्रंथि का निर्माण हो सकता है। अब हम देखते हैं कि आप देखते होंगे विलियम मैकडूगल, एक मनोवैज्ञानिक हैं विलियम मैकडूगल। इन्होंने क्या किया? 14 संवेगों, कितने? 14 संवेगों और उनसे संबंधित 14 मूल प्रवृत्तियों, 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम मैकडूगल ने कितने संवेगों और उनसे संबंधित मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया? तो 14 संवेगों और उनसे संबंधित 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किसने किया? विलियम मैकडूगल ने किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब अगला पॉइंट पे आते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यवहार, आप जानते हैं कि मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग होता है, संवेग से संबंधित एक मूल प्रवृत्ति होती है। तो मूल प्रवृत्ति क्या होती है? ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। तो ये भी कहा गया कि जो मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार होता है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, 3 पक्ष होते हैं। वह 3 पक्ष कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, इसको थोड़ा एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पूछा जाएगा मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार के कितने पक्ष होते हैं? तो मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। अब जैसे कि मान चलिए कि एक बच्चा है, बच्चे बाल्यावस्था में बच्चे की आदत होती है कुछ संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, क्रैक्स है या इस तरह की चीजें वो लेने के लिए बड़े आतुर रहते हैं, कुरकुरे टाइप के आइटम। अब क्या गया है, 2-4 रुपया कहीं से पा गया है और सोच रहा है लाओ भाई इसका क्रैक्स या कुरकुरे वगैरह लाया जाए। वो करता क्या है कि धीरे से गेट खोलता है और सड़क की ओर चलता है। सड़क के उस ओर एक दुकान है, दुकान पे ही वो अपना लक्ष्य की पूर्ति करेगा। लेकिन जैसे ही बढ़ता है उसको ज्ञान होता है कि एक
कुत्ता, जो गली का बहुत खूंखार कुत्ता है, वह उसे दिखाई देता है। क्या दिखाई दिया? कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ते को देख करके ही उसमें भय, संवेग क्या हो गया? पैदा हो। अब जब भय पैदा हुआ तो वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ करेगा, डंडा से मारने का प्रयास करेगा या कुछ नहीं सोचेगा, तो वहां से क्या है? वापस लौट जाएगा। वापस क्या करेगा? वापस वो लौट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि जो भी उसका उद्दीपक है वो उसको दिखाई देता है, महसूस होता है। फिर उद्दीपक के कारण एक संवेग पैदा होता है। इस संवेग जब होता है तो वो क्या करता है? कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो करता है। ठीक है, ये आपका 9वां पॉइंट था। एक पॉइंट और है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। नौ पॉइंट हुए थे, 10 नंबर पे आ जाइए। कहा जाता है कि जब संवेग पैदा होते हैं तो किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब संवेग पैदा होगा तो किस प्रकार के आपके अंदर परिवर्तन होंगे। नए जो आपने 9th पॉइंट लिखा है इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको हम स्पष्ट करते हैं। परिवर्तन जो संवेगात्मक स्थिति में होता है वह होता है मनोशारीरिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होता है? मनोशारीरिक परिवर्तन। अर्थात यहाँ पर मनो का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, मानसिक नहीं होता, बल्कि क्या होता है? मनोवैज्ञानिक में मानसिक पक्ष भी आ जाता है, व्यक्तित्व भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। मनोवैज्ञानिक प्लस शारीरिक पक्ष है ना। जैसे मान चलिए क्रोध जब आपके आ गया, क्या है आपके आ गया क्रोध। जैसे मान लीजिए आपके क्रोध आया। जब क्रोध आता है तो आपकी विचार प्रक्रिया जो है बाधित हो जाती है। ये मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है। और लगता नहीं यही व्यक्ति है जो भी 5 मिनट पहले खड़ा था। क्यों? आपकी भावभंगिमाएं कुछ ऐसी बन जाती है। शरीर में क्या होता है? आंखें लाल हो जाती हैं। आंखें क्या हो जाती हैं? लाल हो जाती हैं। और आपके अंदर ऊर्जा में वृद्धि भी आप महसूस करते हैं। गुस्सा जाते कहते हैं मारेंगे तो 3 हाथ अभी गिर जाओगे। उस समय क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित हो चुका है, वो आपको कहीं ना कहीं एनर्जाइज करता है। तो जाहिर सी बात, अगर उस स्थिति में आपने मार दिया तो ये है कि उसको चोट तो लगनी ही लगनी है। तो आप देखते होंगे शरीर में भी है, कभी कभी व्यक्ति क्या है? कांपने भी लगता है, गुस्से से कांपने लगता है, नाड़ियां फड़फड़ाने लगती हैं। तो आप देख रहे हैं कि विचार प्रक्रिया बाधित हो गई, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, आंखें लाल, कांपने, ऊर्जा में वृद्धि। आप देख रहे हैं कि जो परिवर्तन होता है वह मनोशारीरिक परिवर्तन होता है। पूछा जाएगा कैसे परिवर्तन होता है? मनोशारीरिक का मतलब क्या है? मानसिक की शारीरिक नहीं, मनोवैज्ञानिक प्लस शारीरिक। अगला पॉइंट है, इसी से निकला हुआ है कि संवेगात्मक स्थिति में, कैसी स्थिति में? संवेगात्मक स्थिति में जो विचार प्रक्रिया है, विचार प्रक्रिया शिथिल हो जाती है। क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है। बहुत लोग गुस्सा उस्सा गर्मी करते हैं, बाद में जब सामान्य हो जाते हैं तो पता चला रे गड़बड़ी हो गई, ये हमको नहीं कहना चाहिए था। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि विचार प्रक्रिया शिथिल हो जाती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं संवेगात्मक स्थिति में जो है विवेक शक्ति हमारी है। क्या है? विवेक शक्ति कहीं ना कहीं
घास चरने चली जाती है। विवेक शक्ति हमारा साथ छोड़ देती है। सोचने समझने की सामान्य क्षमता हमारे पास नहीं रहती है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो संवेगात्मक स्थिति में विचार प्रक्रिया क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमने बताया, एक बार हम लोग इसका रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहला है संवेगात्मक विकास। संवेग क्या है? उत्पत्ति, इमोशन, लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और ये इमोवेयर शब्द से मिला है। इमोवेयर का मतलब है टू एक्साइट, उत्तेजित होना, उत्तेजित अवस्था, अर्थात व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था क्या है? संवेग है। क्रो एंड क्रो ने कहा संवेगात्मक और सामाजिक विकास एक साथ चलते हैं। फिर अगले पॉइंट पे पहुंचे, इमोशन को हमने ब्रेक किया। ई प्लस मोशन में अंदर से बाहर की ओर, यानी कि जो भावों का बाह्य प्रकाशन है वो क्या है? संवेग है। फिर संवेगों की प्रकृति या विशेषताओं के विषय में चर्चा की गई कि संवेग सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात सभी में संवेग पाए जाते हैं, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। क्रोध का हमने उदाहरण दिया था। अस्थायी प्रकृति के होते हैं, कुछ समय बाद व्यक्ति क्या हो जाता है? सामान्य हो जाता है। और संवेगात्मक स्थिति में व्यक्ति असामान्य हो जाता है। अगला है शोधन भी संभव है। शोधन क्या है? शोधन है संवेग को सकारात्मक दिशा देना। हस्तांतरणीय है। हमने बांस वाला उदाहरण दिया था, कैसे वो घर जाकर के बीवी से तू-तू-मैं हो जाती है, उसके संवेगों का हस्तांतरण हो सकता है। फिर अगला पॉइंट था संवेगों का दमन किया जा सकता है, लेकिन बार बार अगर आप दमन करोगे तो भावात्मक ग्रंथि का निर्माण हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को बाधित भी करेगा। और संवेगों का दमन करने का जो प्रयास है बालक बाल्यावस्था में करने लगता है। संवेगों का दमन एक स्तर तक की ही किया जा सकता है, क्योंकि संवेग को आप जितना दबाएंगे कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा वो विस्फोट की तरह टूटेगा। विलियम मैकडूगल का महत्वपूर्ण स्थान है। 14 संवेगों और उनसे संबंधित 14 मूल प्रत्ययों का वर्णन किया है। मूल प्रत्यय पर आधारित व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। कुत्ते और बच्चे का उदाहरण से आपको समझाया गया। अगला पॉइंट आ जाइए, परिवर्तन कैसे होते हैं? मनोशारीरिक परिवर्तन होते हैं। मनोवैज्ञानिक मतलब मनोवैज्ञानिक प्लस शारीरिक पक्ष निहित होते हैं। क्रोध का हमने कहा विचार प्रक्रिया बाधित हो जाती है, यानी कि ये एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है। आपके विचार बुद्धि भी डिस्टर्ब हो जाती है। आंखें लाल, कांपने, ऊर्जा में वृद्धि, ये शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है। संवेगात्मक स्थिति, विचार प्रक्रिया क्या हो जाती? शिथिल हो जाती है। विवेक शक्ति कहीं ना कहीं शून्य की ओर बढ़ जाती है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, संवेग क्या है, संवेग की प्रकृति क्या है, संवेग की परिभाषा क्या है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। तब तक के लिए सभी लोगों से गुड इवनिंग।